दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 में। कहानी की शुरुआत हुई एक होटल में, जहां एक वेटर एक कमरे में चाय और टोस्ट ले जा रहा था। पर यहां उसके सामने आया कि कमरे में रह रहा आदमी तो मर चुका है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो कहानी गई हाथीराम पर, जहां थाने में एक औरत अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। ये औरत बिहार से आई है। इसका पति यहाँ दिल्ली में काम करता था, पर अब बहुत दिनों से ना उसका फोन मिल रहा है ना वो मिल रहा है। तो तभी न्यूज पर अंसारी आया, जो अब एक एसीपी बन गया था। अंसारी यहाँ उसी होटल में मरने वाले आदमी थोम के केस पर काम कर रहा है। थोम नागालैंड की एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर था, जो यहाँ दिल्ली एक नागालैंड बिजनेस समिट के लिए आया था। ये समिट नागालैंड में 20,000 करोड़ का बिजनेस लाने वाली है। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था। और तभी मीडिया में थोम का सर धड़ से अलग होने वाली बात लीक हो गई। तो बिजनेस समिट को लीड कर रहा आदमी रेड्डी डीसीपी को कहता है कि ये केस किसी एक्सपीरियंस ऑफिसर को दो, ना कि अंसारी को। पर डीसीपी को अंसारी पर भरोसा है कि अंसारी ये काम कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है हाथीराम पर। वो उस आदमी रघु की पूछताछ करते हुए उसके रूम में पहुंचा। यहाँ रघु के रूममेट्स कहते हैं कि सर, उसका एक लड़की के साथ चक्कर था, तो उसके सामान में उन्हें दिल्ली से दीमापुर की ट्रेन टिकट्स मिली। ये दीमापुर नागालैंड में है। रघु के दोस्तों ने बताया कि वो काम से वहां जाया करता था। तो हाथीराम उसके काम करने वाली जगह पर पहुंचा। यहाँ ये आदमी जोगी उसे बताता है कि हाँ जी, हम नागालैंड से फ्रूट्स मंगवाते हैं। पर ये आदमी 2 हफ्ते पहले काम छोड़ चला गया था। जिसपे हाथीराम ने अपने साथी को कहा कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स मंगवाओ। पर तभी उसे पता लगता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। हाथीराम ये डेड बॉडी देखने पहुंचा, तो उसी के साथ यहाँ अंसारी भी आया हुआ था। एक तरफ हाथीराम रघु की बीवी को ये डेड बॉडी दिखाता है। उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, ये वो नहीं है। तो दूसरी तरफ अंसारी थॉम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले रहा था। सीन शिफ्ट हुआ हाथीराम के घर। यहाँ उसका साला गाड़ी में आया हुआ था। वो गाड़ी लेने की खुशी में उसे मिठाई ऑफर करता है। उसने हाथीराम को कहा कि एक फाइनेंस कंपनी है जो आर्मी या पुलिस वालों को नौकरी दे रही है, वो भी 1.5 लाख सैलरी के साथ। पर हाथीराम ये बात सुन गुस्सा हो गया। उसकी पत्नी उसे कहती है कि एक बार कम से कम मिल तो लो। उसने कहा कि मैं अगले महीने से घर में ट्यूशन क्लासेस खोल रही हूँ। दरअसल उनका बेटा सिद्धार्थ मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, तो वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती है। सीन शिफ्ट हुआ उसी मर्डर वाले होटल में। वेटर ने अंसारी को बताया कि उस रात थॉम सर बिना अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के फोन पर किसी पर गुस्सा हो रहे थे। यहाँ गुस्से में थॉम गलती से वेटर को फटा हुआ नोट भी पकड़ा देता है। तो इसके बाद अंसारी ने होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी, पर थॉम के कमरे के सामने के कैमरास उसके कहने पर बंद कर दिए गए थे। होटल वाले कहते हैं कि हम आपको उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट भी दिखा देंगे। तो बची कुची फुटेज में उन्हें मौत के टाइम पर ही एक लड़की डर के मारे भागती हुई नजर आई। जिसके बाद कहानी जाती है हाथीराम पर। वो अपने साले के साथ उस फाइनेंस कंपनी में पहुंच गया। पर यहाँ हाथीराम को देखने को मिला कि यहाँ कोई लीगल नहीं बल्कि इलीगल हवाले का काम चल रहा है। हाथीराम ने कंपनी के हेड को कहा कि अगर मेरा साला मुझे यहाँ ना लाया होता तो मैं तुम्हारी कंपनी पर ताला लगवा चुका होता। और तभी हाथीराम को एक फोन आया। उस मिसिंग आदमी रघु की बीवी का एक्सीडेंट हो चुका है। हाथीराम ने देखा कि यहाँ बस उस औरत का बेटा बैठा हुआ था और यहाँ उन्हें कुछ लोग भी देख रहे हैं। सीन शिफ्ट हुआ उस नागालैंड समिट पर। यहाँ नागालैंड के लीडर्स गुस्सा थे कि हमारा भाई यहाँ दिल्ली में मारा गया और अब पुलिस वाले हमसे ही पूछताछ करना चाहते हैं। तो एक लीडर अंकल केन ने उन्हें शांत किया और इसी के साथ पुलिस वालों के पास थॉम का सिक्योरिटी गार्ड डैनियल आ जाता है। उसने कहा कि मैं सुबह से चर्च में थॉम की सोल के लिए प्रे कर रहा था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि कल रात तू कहाँ था। डैनियल कुछ नहीं बोलता, पर तभी अंकल केन की हेल्पर आकर बोली कि उस रात ये मेरे साथ था और ये इसलिए चुप है कि मेरे पति को कुछ ना पता चल जाए। अब इसके बाद अंसारी उस सीसीटीवी वाली लड़की की पूछताछ करते एक क्लब में पहुंचा। यहाँ इस क्लब का ओनर ध्रुव मलिक तो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, पर मैनेजर ने बताया कि ये लड़की रोज लिजो इस क्लब में एक होस्टेस है, पर 2-3 दिन से वो आई नहीं। अंसारी उसका एड्रेस ले उसके घर गया, तो घर के लैंडलॉर्ड ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसकी लाल रंग की गाड़ी थी और ये गाड़ी उसी क्लब के ओनर ध्रुव मलिक की है। सीन शिफ्ट हुआ हाथीराम पर। वो गुमशुदा आदमी की बीवी मर गई और यहीं उसका बेटा कुछ लोगों को देख डर जाता है। हाथीराम उन लोगों के पीछे भागा, पर वो लोग उससे बचकर निकल गए। तभी हाथीराम को थाने से फोन आता है। यहाँ रेलवे स्टेशन की 2 दिन पहले की
की सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी रघु था और उसके साथ थी रोज लीजो। तो तभी कहीं एक माँ को अपने बेटे का चुराया हुआ फोन मिला, पर बच्चा कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मुझे ये फोन रेलवे स्टेशन पर मिला था। सीन शिफ्ट हुआ दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर। यहाँ अंसारी डीसीपी को वो सीसीटीवी फुटेज दिखा कहता है कि सर ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, तो हाथीराम जी को भी इस केस में जोड़ लेना चाहिए, वो एक अच्छे इंस्पेक्टर हैं। पर डीसीपी नहीं मानता। अंसारी जहाँ हाथीराम से मिला वो कहता है कि सॉरी सर, मैं आपको मिलने नहीं आ पाया। हाथीराम समझ जाता है कि डीसीपी ने उसे जोड़ने से मना कर दिया है। हाथीराम उठकर अंसारी को सलूट कर चला गया। वो सीधा उस फ्रूट वाले जोगी की बंद दुकान में जाता है। उसने एक चोर से ये दुकान खुलवाई। हाथीराम को दुकान से एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी के बारे पता लगा। वो इस टूर एंड ट्रेवल कंपनी में पूछता है कि उस जोगी ने तुमसे 2.5 लाख की बुकिंग करवाई, वो वहां से फ्रूट ला रहा था या पूरी बारात। हाथीराम को पता लगा कि जोगी के आदमियों की एक ट्रेन आज भी दिल्ली आएगी। हाथीराम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां उसे वही आदमी दिखे जो हॉस्पिटल में दिखे थे। हाथीराम उनके पीछे भागा। वो लोग सीधा एक सीक्रेट से गोडाउन में पहुंच गए। यहाँ वो फ्रूट बेचने वाला जोगी भी था। हाथीराम छुपकर अंदर घुसा। उसने देखा कि यहाँ पक्का कोई न कोई इल्लीगल काम चल रहा है। हाथीराम के सामने सो रहे कुछ छोटे से बच्चे आए जो यहाँ काम करते थे। उसने एक आदमी को बेहोश कर बांधा। वो अंसारी को फोन कर कहता है कि बैकअप भेजिए। नारकोटिक्स वालों ने यहाँ रेड कर दी। इस टीम को लीड कर रहा था हाथीराम का पिछला एसएचओ विर्क। वो सब लोगों को पकड़ते हैं तो गलती से थोड़ी सी चोट हाथीराम को भी लग गई। सुबह पुलिस वाले इस पकड़े हुए माल के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो हाथीराम साइड में बैठा हुआ था। विर्क ने अंसारी को बताया कि ये सारा माल उस क्लब वाले ध्रुव मलिक का है और तभी वहाँ हाथीराम आ गया। अंसारी कहता है कि सर आज से थो मर्डर केस में मेरे साथ काम करेंगे। तो हाथीराम ने जोगी की इंटेरोगेशन की। जोगी कहता है कि रघु की बीवी को मेरे आदमियों ने नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। तो रघु के बारे पूछे जाने पर उसने बताया कि सर वो किसी रोज लीजो के लिए हर महीने नागालैंड से 50,000 रुपए लाता था। जो बात जब ध्रुव सर को पता लगी उन्होंने उसे बहुत मारा। तो तभी ध्रुव मलिक खुद ही थाने पहुंच गया था। उसने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली। वो कहता है कि रोज लीजो बस मेरे क्लब में काम करती थी और रघु बस सफाई करने वाला था। उसने कहा कि 6 दिसंबर की पूरी रात मैं घर पर एक पूजा में था, जिसपे अंसारी कहता है कि इसके फोन की लोकेशन निकलवाओ। तो तभी नागालैंड से एक वीडियो वायरल हुई। ये लोग थोम के मर्डर का सारा आरोप खुद पर ले रहे थे। जो सुन अंसारी कहता है कि क्या ये लोग थोम के बेटे रूबन के आदमी हो सकते हैं। दरअसल थोम और उसके बेटे रूबन के बीच मतभेद था। रूबन ने अपने पिता को छोड़ उनके अपोजिट पार्टी बना ली थी, पर अंकल केन और रेड्डी ने कहा कि रूबन चाहे बहुत गुस्से वाला है पर वो अपने पिता को नहीं मार सकता। तो दूसरी तरफ रोज लीजो नागालैंड पहुंच चुकी थी। एक हवलदार फोन में आई फोटो को देख उसे पहचानता है, पर तब तक वो निकल गई। तो यहीं इधर दिल्ली में वो छोटा सा बच्चा हाथीराम के कैबिन में लेटा हुआ था। हवलदारनी ने हाथीराम को बताया कि सर इसके दादा दादी इसे लेने आएंगे, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आश्रमों में भी ठंड की वजह से बिस्तर नहीं थे। अब हाथीराम इस बच्चे को अपने साथ ले चलता है, पर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई। हाथीराम कहता है बस 2 दिन की बात है, फिर मैं कुछ कर दूंगा। पर तभी हाथीराम को फोन आया कि उसे अंसारी के साथ कल ही नागालैंड जाना है। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 हुआ यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।